विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज भारत के राष्ट्रपति पद पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम राष्ट्रपति पद से संबंधित शक्तियों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति किन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति काम में लाते हैं, या राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार और शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त की गई हैं। इस कड़ी में हमें दो बातें महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति की शक्तियां वैसे तो विभाजित नहीं है, सम्मिलित शक्तियां हैं, लेकिन हम समझने के दृष्टिकोण से दो बड़े वर्गों में राष्ट्रपति की शक्तियों को विभाजित करते हैं। पहला भाग राष्ट्रपति की सामान्य काल में शक्तियां, जो पावर्स हैं वो जनरल जो हैं उसमें, और दूसरा जो है इमरजेंसी पीरियड में, आपातकाल में राष्ट्रपति पद की शक्तियां। सर्वप्रथम हम राष्ट्रपति पद की शक्तियों को लेकर के सामान्य काल में राष्ट्रपति पद की शक्तियों को का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले संविधान के तहत राष्ट्रपति को कार्यपालक शक्तियाँ दी गई हैं, और ये कार्यपालक शक्तियाँ बड़ी विस्तृत शक्तियाँ हैं। जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में भी हमने चर्चा किया था कि आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति को संघ का सर्वोच्च कार्यपालक माना गया है। संघ की समस्त कार्यपालक शक्तियों का निवास राष्ट्रपति में माना गया है। अनुच्छेद 53 की शब्दावली के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग या तो वे स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। इस प्रकार से राष्ट्रपति संघ के सर्वोच्च कार्यपालक हैं, और सर्वोच्च कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। राष्ट्रपति को सर्वोच्च कार्यपालक भी कहा जाता है। संघ की समस्त कार्यपालक शक्तियों का निवास राष्ट्रपति में है। अब कार्यपालक जो शक्तियां हैं, इन कार्यपालक शक्तियों के तहत राष्ट्रपति बहुत सारे अधिकारों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि नियुक्ति से संबंधित शक्तियां, नियुक्ति से संबंधित शक्तियां, राष्ट्रपति बहुत सारे संघीय पदों का नियुक्तिकर्ता माना जाता है। बहुत सारे संघीय जो फेडरल नेचर की जो पोस्ट संविधान के तहत हैं, और उनका विस्तार राज्यों में भी कुछ ऐसे पदों तक माना गया है। जैसे राज्यों में राज्यपालों की नियुक्तियाँ, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्तियाँ, सर्वप्रथम नियुक्तियों में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का नियुक्तिकर्ता भी राष्ट्रपति माना जाता है। हालांकि यहाँ पर राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं होता है, और राष्ट्रपति को उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है जिसका लोक सदन में बहुमत होता है, और उसकी इच्छा से ही अन्य मंत्रियों को शपथ दिलानी पड़ती है। लेकिन संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति माना जाता है। ये सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कार्यपालक शक्तियों में प्रयोग में लाई जाती है। या नियुक्तियों की शक्तियां जो है उनमें सबसे बड़ी नियुक्ति राष्ट्रपति की मानी जाती है। दूसरी, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। हालांकि यहाँ भी राष्ट्रपति उतने स्वतंत्र नहीं है, और जो संघीय मंत्रिपरिषद का जो निर्णय होता है, संघीय गृह मंत्रालय का जो निर्णय होता है, उसके अनुसार ही राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। उसी को राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं। लेकिन माना यह जाता है कि राज्यपालों की नियुक्ति भी संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती हैं। इसमें नेक्स्ट जो नियुक्तियाँ हैं वो है उच्चतर न्यायपालिका। उच्चतर न्यायपालिका से संबंधित नियुक्तियां, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा की जाती हैं। न्यायपालिका, उच्चतर न्यायपालिका में न्यायमूर्तियों का जो नियुक्ति वारंट है वो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है, अर्थात इनके भी नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति माने जाते हैं। ये भी न्यायिक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति की, न्यायिक क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति की मानी जाती है। संविधान ये अधिकार इनको देता है, शक्ति इनको देता है। इसके अलावा भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति
नियुक्तिकर्ता इनके माने जाते हैं। इसके अलावा आपके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनके नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति माने जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संघीय नियुक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनके अलावा कुछ आयोगों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, जैसे कि वित्त आयोग, वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5 साल बाद राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसी प्रकार संसद समय समय पर कानून बना करके अन्य आयोगों की भी स्थापना करती है, जिनमें भी मुख्य संवैधानिक आयोगों के नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति ही माने जाते हैं। इस प्रकार संघीय स्तर पर राष्ट्रपति महत्वपूर्ण नियुक्ति करता है और ये इनकी कार्यपालक शक्तियों के तहत माना गया है। अब इसके अलावा जो दूसरा मुख्य अपना बिंदु है, विधायी शक्तियों का बिंदु है। विधायी शक्तियाँ जो संसद से संबंधित हैं, राष्ट्रपति की संसद से संबंधित शक्तियाँ हैं, विधायिका के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ हैं। विधायी शक्तियाँ का वर्णन हम इस प्रकार से देखेंगे कि संविधान की भावना के तहत, संविधान के अनुसार भारत की संघीय विधायिका का गठन जो है राष्ट्रपति के बिना अधूरा माना जाता है। सामान्यतः हम लोकसभा और राज्यसभा से संसद को गठन मानते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी संसद का 3rd चैम्बर माना जाता है। यानी कि राष्ट्रपति के बिना हमारे संघीय विधायिका का गठन पूरा नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति संघीय विधायिका का 3rd चैम्बर माना जाता है और इस नाते विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हैं। विधायिका के क्षेत्र में एक तीसरे चैम्बर के रूप में अगर राष्ट्रपति नहीं हो तो विधायिका का गठन पूरा नहीं माना जाता है। सबसे पहला और सबसे प्रमुख उदाहरण यही है कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो मुख्य काम किया जाता है, क्योंकि राज्य का विधायी अंग है और विधायी अंग का मुख्य कार्य विधायन करना है, अर्थात कानूनों का निर्माण करना है। कानूनों का निर्माण ये दोनों सदन मिलकर के करते हैं, लेकिन इन दोनों सदनों के कार्य को पूर्णता तब प्राप्त होती है जब भारत के राष्ट्रपति महोदय दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति जारी कर देते हैं, अपने हस्ताक्षर जारी कर देते हैं, अपना एक्सेप्टेंस दे देते हैं। संसद का ये कार्य, विधायन का कार्य मात्र बिल के रूप में होता है। उसे एक्ट बनने में राष्ट्रपति का एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। अगर किसी बिल को कानून में कन्वर्ट करना है तो राष्ट्रपति का एक्सेप्टेंस होना आवश्यक है। अर्थात विधायिका लोकसभा और राज्यसभा के कार्यों की पूर्णता तभी होगी जब राष्ट्रपति का उस पर एक्सेप्टेंस आ जाएगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति उस पर आ जाएंगी, राष्ट्रपति उसको अनुमति प्रदान कर देंगे। तो इस नाते हम ये देख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि संसद की पूर्णता ही तब है जब राष्ट्रपति उसमें शामिल हो, उसके कार्यों को स्वीकार करे। ये सबसे बड़ा विधायी अधिकार विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति का माना गया है। तो एक बड़ा विधायी कार्य राष्ट्रपति का हो गया, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति जारी करना, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अनुमति प्रदान करना। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अनुमति प्रदान करना। अगर राष्ट्रपति अनुमति प्रदान नहीं करे तो जो है वह कानून नहीं बनेगा। अब आगे यहाँ पर और भी कई सारे संवैधानिक तथ्य हैं कि क्या राष्ट्रपति को अनुमति प्रदान करना आवश्यक है और नहीं है तो कहाँ पर नहीं है और है तो कहाँ पर है। ये थोड़ा सा और विस्तार से समझने का विषय है। बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी संविधान के प्रारंभ से लेकर के वर्तमान तक बनी हैं जिसके तहत राष्ट्रपति जो है वो इस अधिकार का प्रयोग करता रहा है। प्रारंभ में ऐसा कोई लिखित प्रावधान राष्ट्रपति के लिए नहीं रखा गया था, लेकिन परवर्ती सरकारों के द्वारा संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया है।
लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां मौजूद है जिनके तहत कुछ ऐसी परिस्थितियां मौजूद है जिनमें तो अनिवार्यतः राष्ट्रपति को अनुमति देना अनिवार्य है, आवश्यक है, और अन्य परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि संविधान यह नहीं कहता है या ये तथ्य स्पष्ट नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर कितने समय में अनुमति प्रदान करना आवश्यक है। और इसी शंका से कुछ विधि शास्त्रियों ने, कुछ संविधान विशेषज्ञों ने और विशेषकर विदेशी संविधान विशेषज्ञों ने, विदेशी राजनीति शास्त्रियों ने ये शंका व्यक्त की है कि भारत का राष्ट्रपति चाहे तो तानाशाह की स्थिति में आ सकता है। लेकिन परवर्ती सरकारों ने इस बात को परिवर्तित करके राष्ट्रपति को बहुत सारे मामलों में किसी विधेयकों पर अनुमति देने के लिए करीब करीब बाध्य कर दिया है। कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां होती है जिनमें राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देने से मना नहीं कर सकते हैं। पहला, वित्त विधेयक के बारे में। वित्त विधेयक अगर संसद लेकर के आती है तो राष्ट्रपति उस पर अनिवार्यतः अनुमति प्रदान करेंगे, वित्त विधेयक पर अनिवार्यतः अनुमति प्रदान करेंगे। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक पर। संविधान संशोधन विधेयक पर अगर संसद के दोनों सदन कोई संविधान संशोधन विधेयक अपने वास्तविक बहुमत से, विशेष बहुमत से पारित कर देते हैं तो फिर राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनिवार्यतः अनुमति प्रदान करेंगे। दो स्थितियां। और तीसरी जो स्थिति है, तीसरा जो बिंदु है वो ये है कि अगर राष्ट्रपति ने किसी विधेयक को सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटाया है, जो कि उनका अधिकार है, सदन जैसे ही कोई विधेयक राष्ट्रपति को भेजते हैं पारित करके, तो राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह अपनी राय के साथ में या अपनी मंशा सदनों को बताते हुए जो है वापस भेज सकता है, उस पर पुनर्विचार का आग्रह सदनों से कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति ने कोई विधेयक सदनों को पुनर्विचार के लिए वापस दिया है, वापस भेजा है, और अगर सदनों ने राष्ट्रपति की राय को मानते हुए उसमें संशोधन कर लिए हैं या राष्ट्रपति की राय को नहीं मानते हुए उसे उसी रूप में वापस राष्ट्रपति को भेज दिया है, तो ऐसी परिस्थिति बनने पर राष्ट्रपति को उस पर अनिवार्यतः अनुमति देनी पड़ेगी। तो ये तीन परिस्थितियां राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य करती हैं। इसके अलावा संविधान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाध्य कर सकें, जिसका निर्वचन हमारे बहुत सारे संविधान विशेषज्ञ और विदेशी विधि शास्त्रियों ने इस प्रकार से किया है कि भारत का राष्ट्रपति चाहे तो तानाशाह बन सकता है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम प्रोफेसर ग्लेडेन हिल का नाम है, जिन्होंने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि भारत का राष्ट्रपति संविधान के तहत चाहे तो तानाशाह बन सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को आवश्यक नहीं है कि वह सब विधेयकों पर अनुमति प्रदान करें। संविधान न तो इसका समय निर्धारित करता है और न ही राष्ट्रपति को इसके लिए बाध्य करता है। हालांकि हमारे संवैधानिक इतिहास और हमारी संसदीय परंपरा में अभी तक बहुत नामात्र के ऐसे उदाहरण आए हैं जिस पर राष्ट्रपतियों ने इन विधेयकों पर अनुमति प्रदान नहीं किया है। हमारे संवैधानिक इतिहास के प्रारंभ में करीब 1954-55 और फिर 80 के दशक में दो बार, एक तो पेप्सू विनियोग विधेयक पर राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दिया और दूसरा डाकतार विधेयक पर राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दिया 80 के दशक में। ये केवल ऐसे दो ही मात्र उदाहरण हैं जिन पर राष्ट्रपतियों ने अनुमति नहीं दिया है, जिसे कुछ लेखकों ने जैबी वीटो का अधिकार भी राष्ट्रपति को कहा है। हालांकि ये उल्लिखित शब्द या उल्लिखित अधिकार संविधान में हमारे यहाँ राष्ट्रपति को नहीं है, तथापि बाध्यकारी नहीं होने के कारण से हमारे कुछ अपवादिक रूप से राष्ट्रपतियों ने इन विधेयकों पर आज तक भी अनुमति नहीं दी है। कुछ ऐसे तथ्य संविधान में मौजूद हैं। तो ये विधेयकों पर अनुमति से संबंधित राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का वर्णन। अब नेक्स्ट जो है वो है सदनों को संदेश भेजना। सदनों को संदेश भेजना। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सदनों को संदेश भेज सकते हैं। सरकार की कार्यवाही, सरकार की मंशा के अनुरूप, सरकार की कार्यप्रणाली, सरकार की नीति के अनुरूप, प्रशासक दल की नीति के अनुरूप, सरकार की इच्छा के अनुरूप सदनों को राष्ट्रपति संदेश भेज सकते हैं। किसी विधेयक को किस रूप में पारित किया जाए या किसी विधेयक को किन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पारित किया जाए। चूँकि संसद राष्ट्र की सर्वोच्च निकाय है, संसद राष्ट्र का सर्वोच्च विधायी अंग है और उससे अपेक्षा की जाती है कि
वह संपूर्ण राष्ट्र की नीति तय करता है, संपूर्ण राष्ट्र की दिशा और दशा तय करता है, चाहे वह कानूनी क्षेत्र हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वह आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे वह विदेश नीति का क्षेत्र हो या अन्य जो भी संबंधित क्षेत्र हो। राज्य की, समाज की, तत्कालीन समाज की नीति का दिशा निर्देशन इस सर्वोच्च निकाय के द्वारा ही किया जाता है। तो राष्ट्रपति सरकार की मंशा के अनुरूप और अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप सदनों को किसी मुद्दे पर संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति रखते हैं और राष्ट्रपति के संदेश का प्रभाव सदनों पर पड़ता भी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है कि वह सदनों को संदेश भेज सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति सदन में अभिभाषण देता है, संसद में अभिभाषण देता है। अभिभाषण का अधिकार राष्ट्रपति का है और इसके माध्यम से वह सरकार की इच्छा और सरकार की आकांक्षा सदनों के सम्मुख स्पष्ट करते हैं, सरकार की कार्यनीति को सदनों के सम्मुख स्पष्ट करते हैं। जब भी सत्र प्रारंभ होता है तब राष्ट्रपति का अभिभाषण सामने आता है और जब भी नई लोकसभा का गठन होकर के जो है प्रथम उसका सम्मेलन प्रारंभ होता है, प्रथम उसका अधिवेशन प्रारंभ होता है, तब भी राष्ट्रपति का अभिभाषण सदनों के लिए आता है। तो अभिभाषण का अधिकार है, इसके माध्यम से ही वह अपना संदेश भी दे सकते हैं या संदेश पृथक से भी भेजा जा सकता है। अभिभाषण की जो प्रक्रिया है वो सामान्यतः सदनों का अधिवेशन प्रारंभ होने से जो है पूर्व का प्रक्रिया है। तो यहाँ पर अभिभाषण का अधिकार राष्ट्रपति का है। इसके अलावा सदनों में सदस्यों की नियुक्ति, सदनों में सदस्यों की नियुक्ति या मनोनयन, सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति को संवैधानिक अधिकार है कि वह संसद के दोनों सदनों में सदस्यों का मनोनयन करते हैं। लोकसभा में 12 सदस्य, लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य, कुल मिलाकर के 14 सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संसद में 14 सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रपति के द्वारा संसद में किया जाता है और ये जो मनोनयन है वह सदनों में राष्ट्रपति को इन सदस्यों के नियुक्ति का अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत किसी सामाजिक शिक्षा, समाज सेवा या किसी विशेष क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ऐसे व्यक्तियों को सदनों में मनोनीत किया जाता है। क्योंकि सामान्यतः इसके पीछे संविधान का मूल भाव ये है कि जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में नहीं होते हैं लेकिन फिर भी असाधारण प्रतिभाशाली होते हैं, उनकी सेवाओं का लाभ समाज को मिले, राष्ट्र को मिले और उनके योग्यता का लाभ जो है कानून के माध्यम से भावी पीढ़ी को मिले, इसके लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। क्योंकि सामान्यतः अन्य क्षेत्रों में प्रतिभाशाली लोग राजनीति के क्षेत्र में प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, सामान्यतः ऐसा देखा गया है। इसीलिए ऐसे लोगों की विद्वता का लाभ समाज और राष्ट्र को मिले, संभवतः इसीलिए ऐसा प्रावधान संविधान में रखा गया है। तो ये मनोनयन से संबंधित शक्ति राष्ट्रपति की मानी जाती है, जो भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के तहत ही मानी गई है। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति राष्ट्रपति की है और वो है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश का प्रभाव संसद के द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। जिस प्रकार संसद कानून बनाती है और उसका प्रभाव होता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का होता है। लेकिन सामान्यतः इसकी परिस्थितियां और कानून की परिस्थितियों में अंतर हैं। इसके जारी होने की परिस्थितियां और कानून के निर्मित होने की परिस्थितियों में अंतर है। इसके जारी रहने की परिस्थितियां और कानून के जारी रहने की परिस्थितियों में अंतर है। यह एक विशेष स्थिति है, सामान्य स्थिति नहीं है। यद्यपि इसका प्रभाव कानून के समान है और इसी प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा जारी होने पर सरकार कानून के तहत इसका प्रयोग करती है, लेकिन इसका ये विशेष स्थिति है, सामान्य स्थिति नहीं है।
क्योंकि ये तब जारी किया जाता है कि जब कार्य विशेष को करने के लिए सरकार को किसी कानून की आवश्यकता होती है। देखिए, हमारी जो स्थितियां हैं, हमारी जो संविधान की स्थितियां हैं, वहाँ पर कोई भी अंग, चाहे वह कार्यपालिका हो, चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे वह विधायिका यानी स्वयं संसद ही क्यों न हो, राज्य का कोई भी अंग बिना कानून के कार्य नहीं कर सकता। कार्यपालिका अर्थात सरकार को कार्य करने के लिए कानून चाहिए, विधायिका को कानून बनाने के लिए कानून की सीमा चाहिए जिससे संविधान के तहत वह कार्य करेंगी, और न्यायपालिका को निर्णय करने के लिए कानून चाहिए, क्योंकि कानून के बिना, नियम के बिना न्यायपालिका भी मनमर्जी का निर्णय नहीं कर सकती है। इसीलिए कई बार परिस्थितियां ऐसी तात्कालिक परिस्थितियां उत्पन्न होती है। हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अध्यादेश सामान्य परिस्थिति नहीं है, आपात परिस्थिति है। अचानक से जब सरकार को कार्य करने के लिए किसी कानून की आवश्यकता होती है तो कानून का निर्माण होना जटिल प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है। अचानक से सरकार कानून नहीं बनवा सकती है, क्योंकि संसद को बुलाना, कानून पर चर्चा करना, कानून पारित करवाना, फिर उसे राजपत्र में प्रकाशित करके सरकार लागू करती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत समय गुजरता है। कई बार तात्कालिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए सरकार को बहुत अधिक तुरंत कानून की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार संविधान देता है कि वह अध्यादेश जारी करें और अध्यादेश के माध्यम से जो है सरकार को कार्य करने के लिए अधिकृत करें। इसका प्रभाव कानून के समान है, लेकिन इसकी परिस्थितियां भिन्न हैं। अध्यादेश सामान्य परिस्थिति में हमेशा के लिए नहीं होगा। जब भी अध्यादेश जारी करने के बाद प्रथम बार संसद बैठेगा, प्रथम बार संसद का अधिवेशन होगा, अधिवेशन प्रारंभ होने की तिथि से लगा करके 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को संसद के सामने सरकार को लाना होगा। अगर सरकार 6 सप्ताह के भीतर संसद के सामने ले आती है या नहीं लाती है, तो इसमें आगे निम्न परिस्थितियां निर्मित होती है। प्रथम परिस्थिति, अगर सरकार संसद के सामने अध्यादेश को नहीं लाती है तो सदन बैठने की प्रथम तारीख से लगा करके 6 सप्ताह पूर्ण होने की अंतिम तारीख के बाद अंतिम दिन उस अध्यादेश का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है, वह शून्य हो जाता है, मृतप्राय हो जाता है। लेकिन अब तक उसके अधीन किए गए सभी कार्य कानूनी और वैध माने जाते हैं, वैलिड माने जाते हैं। दूसरी परिस्थिति, अगर सदन बैठने के बाद सरकार उस अध्यादेश को सदनों के सामने लाती हैं तो इसमें भी कुछ परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सदन उस अध्यादेश को पारित कर सकते हैं, उस अध्यादेश को स्वीकार कर सकते हैं। अगर सदनों ने उस अध्यादेश को स्वीकार कर लिया तो फिर उसका प्रभाव कानून के समान ही हो जाएगा जब तक पश्चातवर्ती कानूनों के द्वारा उसको रद्द नहीं कर दिया जाए, अर्थात ठीक ऐसे ही बरता जाएगा जैसा कि संसद ने कानून बना दिया है। एक परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति, अध्यादेश सरकार अगर 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को सदनों के सामने लाती है और सदन उसे स्वीकार नहीं करते हैं, उसे अस्वीकृत कर देते हैं, तो अस्वीकृति की तिथि के दिन से ही उस अध्यादेश का प्रभाव समाप्त हो जाता है, अध्यादेश शून्य मान लिया जाता है, मृत मान लिया जाता है और जो है आगे वह कानून के रूप में लागू या मान्य नहीं होता है। लेकिन उसके अधीन किए गए अब तक के सभी कार्य वैध मान लिए जाते हैं, वैध होते हैं, यानी कि पश्चातवर्ती कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ता है, उनकी लीगैलिटी को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता है। न तो न्यायपालिका में इसको प्रश्नगत किया जा सकता है और न ही विधायिका में इसको प्रश्नगत किया जा सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति की सर्वोच्च विधायिनी शक्ति के तहत निर्मित आदेश हैं। क्योंकि राष्ट्रपति संविधान के तहत संप्रभु माने गए हैं और संप्रभु का समादेश ही कानून होता है। तो अध्यादेश, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवर्जियन, ऐसी परिभाषा भी कानून की जाती है बहुत सारे विद्वानों के द्वारा। तो यहाँ पर एक तरीके से ये सोवर्जियन का कमांड है, ये अध्यादेश जो है वो हमारे प्रभु का समादेश है, इसीलिए इसके द्वारा किए गए सभी कार्य वैध माने जाते हैं। क्योंकि हमारी प्रक्रिया लोकतांत्रिक है, इसीलिए हम इस प्रकार की व्यवस्था को असीमित काल के लिए जनप्रतिनिधियों की इच्छा के विरोध में लागू नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सरकार को इस व्यवस्था को संसद के सामने ला करके उस पर स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, और अगर जनप्रतिनिधि संस्था यानी संसद उसे स्वीकार करती है तो फिर आगे वो जारी नहीं रहता है। तो यहाँ पर एक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जो है राजतांत्रिक प्रक्रिया के बीच में समायोजन का प्रयास इस विधायी शक्ति के लिए किया गया है। क्योंकि तात्कालिक कार्यों के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता है कि संसद तुरंत बैठ सकती है, तुरंत कानून बनाया जा सकता है, उसके लिए ये समय साध्य प्रक्रिया है, दुरूह प्रक्रिया है और जटिल प्रक्रिया है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि
कानून नहीं है तो कार्यपालिका कुछ करेगी नहीं, क्योंकि कार्यपालिका का ड्यूटी है कि वह समाज की व्यवस्था करें, सुरक्षा करें और प्रत्येक परिस्थिति का सामना करें। तो इसीलिए आपात परिस्थितियों में राष्ट्रपति को यह अध्यादेश का अधिकार दिया गया है, जो राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति मानी गई है।